जी, तो अब हमें पढ़ना है इसकी अवस्थाएं कि इसकी कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं जिसके कारण से उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं फर्स्ट स्टेज यानी प्रथम अवस्था। तो प्रथम अवस्था कहती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात का निर्माण उन महासागरों में होता है, उन महासागरों के तटीय क्षेत्र पर होता है जिनका तापमान 27 डिग्री या इससे अधिक हो। ठीक है, तो क्या 27 डिग्री या इससे अधिक हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यही लिखना है कि उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उष्णकटिबंधीय जो चक्रवात हैं उनका निर्माण उन महासागरीय क्षेत्रों में होता है जिनका तापमान 27 डिग्री या अधिक हो। ठीक है, अधिक हो। और जो इसका जो सेकंड कंडीशन होती है वह होती है कि ITCZ यानी अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यह क्या हो, विषुवत रेखा से दूर हो, मतलब विषुवत रेखा से कैसा हो, दूर हो। मान लेते हैं कि ये आपकी जैसे पृथ्वी है, ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है। ठीक है, तो यह वाला जो क्षेत्र है वह ITCZ यहां पर कहीं होना चाहिए, तो मतलब दूर होना चाहिए। ठीक है, तो प्रथम अवस्था कहती है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण और ऐसे महासागरीय क्षेत्रों में होता है जिनका तापमान 27 डिग्री या इससे अधिक हो। और दूसरी जो इसकी कंडीशन है कि अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जो है, अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र विषुवत रेखा से कैसे हो, दूर हो। ठीक है, तो इसे आप याद रखना। अब इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट स्टेज देखते हैं। द्वितीय अवस्था। तो इसमें द्वितीय अवस्था में क्या होता है, ठीक है, इसे समझते हैं। द्वितीय अवस्था में वही होता है, ठीक है, कि देखो मैं आपको यहां पर चित्र के द्वारा समझा देता हूं। ये आपकी जैसे पृथ्वी है मान लेते हैं, ठीक है, ये आपकी 0 डिग्री अक्षांश है यानी विषुवत रेखा है। ठीक है, अब यहां पर आपका जो यहां पर है, यहां पर चक्रवात बन रहा है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात बन रहा है। अब यहां पर मान लेते हैं यहां पर कहीं जैसे बन जाएगा। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहां पर यह क्योंकि उतना दूर नहीं है जितना मतलब दूर समझा जाता है। ठीक है, तो यहां पर से क्या होती है, गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं। ठीक है, यहां से क्या होती है, गर्म हवाएं आपकी ऊपर उठती हैं और ऊपर उठती चली हुई जाती हैं, ऊपर उठती हुई चली जाती हैं। ठीक है, और वह ऊष्मा मतलब जो ये हवाएं ऊपर उठती हैं वह ऊष्मा संचरण की गुप्त ऊष्मा से क्या करती हैं, प्राप्त करती हैं। संचरण की, संचरण नहीं सॉरी संघनन, संघनन की गुप्त ऊष्मा से प्राप्त करती। तो इन्होंने यहां से क्या किया कि गुप्त ऊष्मा प्राप्त की संघनन की। ठीक है, फिर जैसे ही ये ऊपर चढ़े तो संघनन होने में फिर से हो गया। ठीक है, तो वो द्रव के रूप में संघनन की बूंदें नीचे आ गई। ठीक है, फिर उसके बाद यहां से तो ऊष्मा फिर से आ रही है ऊपर, तो वो फिर से जो बूंदें नीचे आई थी
वो फिर से पुनः क्या हुई, गैसीय रूप में बदल गई, ठीक है, और वे और ऊपर चढ़ती गई, ठीक है। फिर उसके बाद फिर वही संघनन की प्रक्रिया हुई, ठीक है, और संघनन की जब प्रक्रिया हुई तो फिर से पुनः परिवर्तित हो गई, लेकिन नीचे से क्या है, आपकी गर्म हवाएं जो है वो ऊपर ही उसे उठाती हुई जा रही है। तो यह एक निश्चित हद तक बहुत ऊपर तक पहुंच जाती हैं और क्या करती हैं, बादलों का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से यार दूसरी अवस्था याद रखना कि जो हवाएं हैं वो संघनन की गुप्त ऊष्मा से ऊपर चढ़ती जाती हैं, ठीक है। तो ये आपकी यहां पर याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद हम समझते हैं तीसरी अवस्था। तो तृतीय अवस्था को समझ लेते हैं जी। तो अब हम समझते हैं कि तीसरी विशेषता क्या होती है। तो इसे आप समझना आराम से। तीसरी विशेषता में क्या होती है कि ये आपका जैसे चक्रवात बन रहा है, तो यह चक्रवात आपका बन रहा है, ठीक है। तो यह वाला जो भाग है इसे नेत्र या चक्षु कहा जाता है, या आंख, नेत्र, आंख, नेत्र या आंख कहा जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि जो चक्रवात का केंद्रीय भाग है उसे नेत्र या आंख कहा जाता है। फिर इसके बाद जो इसकी जो बाहर की परत होती है इसे नेत्र बाल कहा जाता है, नेत्र बाल यानी नेत्र दीवार कहा जाता है, ठीक है। तो यह इसे नेत्र कहा जाता है और इसे नेत्र बाल कहा जाता है। यह जो क्षेत्र होता है यह बहुत ही शांत क्षेत्र होता है, यह बहुत ही कैसा होता है, शांत क्षेत्र होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो बादल बनते हैं वह कौन से बादल बनते हैं, कपासी बादल बनते हैं, ठीक है। तो कपासी बादल यहाँ पर बनते हैं और यहाँ पर हवाएं 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्या होती हैं, हवाएं चलती हैं। तो यही आपको याद रखना है कि इसके जो केंद्रीय भाग को, चक्रवात के केंद्रीय भाग को आंख कहते हैं, ठीक है। और इसके चारों ओर जो दीवार पाई जाती है, चारों ओर की दीवार, उसे नेत्र बाल कहते हैं। यह शांत क्षेत्र है, शांत क्षेत्र है। और यहां पर कपासी बादल का निर्माण होते हैं, कपासी बादल का निर्माण होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होते हैं, हवाएं जो हैं वो 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती हैं, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखना, यह होती है आपकी चक्रवात की तीसरी स्टेज। इसके बाद अब हम समझते हैं चौथी अवस्था। तो चौथी अवस्था और जो लास्ट अवस्था है मतलब, और उसके पहले एक परिपक्व अवस्था आती है, तो उसे भी हम क्या कर लेते हैं, समझ लेते हैं जी। तो अब हमें पढ़ना है इसकी नेक्स्ट अवस्था, परिपक्व अवस्था। इसमें चक्रवात अपने पूर्ण परिपक्व रूप में होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि केंद्र में ये घना बादल बनता है, ठीक है। केंद्र में क्या होता है, घना बादल बनता है। और जैसे ही आप केंद्र से परिधि की ओर जाते हैं, उस बादल का आकार क्या होता है, घटता जाता है। तो मतलब केंद्र से आप जैसे परिधि की ओर जाते हैं तो उस बादल का आकार क्या होता है, घटता जाता है। फिर केंद्र में क्यूमुलोनिम्बस बादल बनते हैं, ठीक है। परिधि में निम्बोस्ट्रेटस बादल बनते हैं, ठीक है। और क्यूमुलस बादल बनते हैं, ठीक है। और इसका जो क्षोभ मंडल होता है, मतलब ऊपरी जो परत होती है, जैसे चक्रवात यहां बन रहा है, ये ऐसे, तो इसकी जो ऐसी ऊपरी परत होती है उस पर क्या पक्षाघ बादल बनते हैं,
कौन से बादल बनते हैं? पक्षाभ बादल बनते हैं। फिर इसके बाद आती है अंतिम अवस्था चक्रवात की, ठीक है। तो अंतिम अवस्था में क्या होता है? चक्रवात की समाप्ति हो जाती है। मतलब जैसे चक्रवात किसी महासागर के तटीय क्षेत्र से उठा, ठीक है, और यह यदि वह किसी महाद्वीप पर पहुंच जाता है तो चक्रवात क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। अथवा मतलब और या फिर वह मतलब किसी ऐसे समुद्री क्षेत्र पर पहुंच जाता है जिसका तापमान 27 डिग्री या इससे कम है, तो भी क्या हो जाता है? चक्रवात आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो यह चक्रवात के बारे में अभी एक चित्र और मैं आपको बताऊंगा, तो उस चित्र से आप और समझ लेना कि क्या क्या कंडीशन होती है, और फिर बस इसके बाद हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो आइए समझते हैं। जी, तो अब आप इसे इन जो घटना है इसे चित्र के द्वारा समझिए जो मैंने आपको पहले बताई हुई है। सबसे पहले क्या होता है कि एक भंवर का निर्माण होता है, ठीक है। एक भंवर का निर्माण होता है जो विषुवत रेखा की तरफ क्या होता है? मतलब विषुवत रेखा की तरफ आता है, ठीक है। तो जो यहाँ पर इस तरफ क्या करके आता है, ठीक है, धीरे धीरे वह भंवर का निर्माण होता है। फिर इसके बाद क्या होता है कि हवाएं बीच के बीच यहाँ पर जो केंद्र में है वहां पर लो प्रेशर बन जाता है, तो हवाएं इसके चारों ओर क्या करती हैं? घूमती हैं, और घूम करके ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। और यह कैसी होती हैं? संवहनीय धाराएं होती हैं। ये धाराएं, तो ये हवाएं घूम घूम करके क्या लगती हैं? ऊपर की तरफ उठने लगती हैं। फिर इसके बाद तीसरी कंडीशन में क्या होता है? इसके बाद तीसरी कंडीशन में जब होता है कि जब हवाएं घूम घूम कर ऊपर उठने लगती हैं तो यह बादलों का निर्माण करने लगती है। मतलब जो आपके पक्षाभ मेघ हैं उनका निर्माण ये हवाएं ऊपर उठ उठ करके करने लगती हैं, ठीक है। ऊपर यह जाती हैं और बादलों का निर्माण करती हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो चौथी कंडीशन है कि जो यह आपके पक्षाभ मेघ हैं यह फिर क्या करते हैं? वर्षा करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो यह है वो घनघोर वर्षा करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लेकिन इसका जो केंद्रीय भाग है, जैसे ये वाला जो पोर्शन है, यह आप इसमें किसी भी प्रकार की मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो इसका जो केंद्रीय भाग है इस पर किसी भी प्रकार की मौसमी क्रियाएं नहीं होती हैं। फिर इसको कहते हैं, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि केंद्रीय भाग को आई या नेत्र कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो बाहरी परत है उसे इनर वॉल कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो और बाहरी की परत है उसे क्या कहते हैं? आउटर वॉल कहते हैं। तो यह था आज का हमारा लेक्चर। आशा करता हूं कि आपको उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्ण रूप से समझ में आया होगा, और मैंने इसकी स्टेजें भी आपको समझाई हैं कि कैसे कैसे इसका निर्माण होता है, ठीक है। आप दोनों में अंतर भी कर पाएंगे कि शीतोष्ण चक्रवात और उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस प्रकार से अलग है, ठीक है। और यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगता है तो जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइए जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड डे, टेक केयर।